वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 2 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की ये टेस्ट सीरीज़ है 2024 के लिए। और एक टेस्ट इसका अपना कंप्लीट हो गया है और यह है टेस्ट नंबर 2। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीएससी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पेयर वाला है जो यूपीएससी करती है। ठीक है, तो 4 पेयर हैं यहाँ पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है प्लेट और यह है स्थिति। नजका प्लेट, कोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही होंगे, मतलब कितने पेयर सही होंगे। अब इसमें वो एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता। जैसे कि हमको पता है कि नजका जो प्लेट है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित नहीं है, तो इसको हमने गलत कर दिया। अब एक से कितने एलिमिनेट हो रहे हैं पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, बस इसमें यह हो रहा है कि हाँ एक गलत हो गया तो सभी चारों युग्म सही सम्मिलित नहीं हो सकते, यानी कोई 3 होंगे तो आंसर ए, बी या सी में से दिया जाएगा इस तरह से। और पिछले 3 वर्षों में 2 से 3 वर्षों में यूपीएससी ने इन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है पेयर वाले। तो नजका प्लेट देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थलमंडल है उसको 7 बड़ी प्लेटों में और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो ये छोटी प्लेट हैं सारी की सारी, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। अब कौन सी सही सुमेलित है वो बताइए जरा इनमें से। देखिए, जो नजका प्लेट है और जो कोकस प्लेट है, जो कोकस प्लेट है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है, तो बी जो दूसरा वाला है उसका पहला होना चाहिए। और जो नजका प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका तो है और साथ ही वो प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है, तो पहला और दूसरा गलत हो गया। और जो अरेबियन प्लेट है वो सऊदी अरब का अधिकतम भूभाग है और जो फिलीपीन प्लेट है वो एशिया और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है। तो तीसरा और चौथा यहाँ पर सही सम्मिलित हैं, यानी केवल 2 पेयर यहाँ सही हो गए, केवल 2 युग्म सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका स्थलमंडल 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। कुछ प्रमुख प्लेटें युवा वलित पर्वतों के कटक, खाइयाँ और भ्रंश आदि को घेरे हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो ये 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं। अंटार्कटिका और उसके नज़दीक की सागरीय प्लेटें, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट 3 हो गई, चौथी है प्रशांत प्लेट, पांचवी है भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, छठी है अफ्रीका पूर्वी अटलांटिक मैदानी प्लेट और सातवीं है यूरेशिया और उससे सटे सागरीय प्लेट। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें नीचे सूचीबद्ध हैं जो ऊपर प्रश्न में थी, जैसे कि कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है, तो गलत हो गया पहला। और नजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा चौथा सही सम्मिलित है। अरेबियन प्लेट अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग है और चौथा भी करेक्ट है। फिलीपीन प्लेट एशिया और प्रशांत प्लेट के मध्य है। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नगर और नगर जिस नदी के किनारे बसे हैं उनके सामने वो नदी लिखी है। और फिर से पेयर वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मिसमैच बता दीजिए कितने हैं। देखिए, लंदन टेम्स नदी के किनारे, ये तो ल्यूसेंट में भी आपने पढ़ लिया होगा, तो कम से कम 2 तो गलत नहीं होगा यहाँ पर, यानी केवल चारों युग्म अपने मिसमैच नहीं हो सकते क्योंकि दूसरा हमारा सही है। न्यूयॉर्क बिल्कुल हडसन नदी के किनारे है, तो केवल 3 युग्म यहाँ पर गलत नहीं हो सकते, 2 तो करेक्ट होंगे या 1 तो करेक्ट होगा ही होगा। वियना भी बिल्कुल डेन्यूब रिवर के किनारे ही स्थित है, तो चौथा वाला भी सही हो गया। अब पेयर केवल एक ही मिसमैच होगा फिर। अब यही आंसर बताए, पक्का गलत होगा। वर्लेन स्प्री नदी के किनारे है ना कि राइन, तो गलत एक युग्म और वही आंसर। देखिए, वर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है जो जर्मनी और उत्तरी चेक गणराज्य से होकर गुजरती है, स्प्री नदी। तो पहला मिसमैच है, वही आंसर है। तीसरा प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला। भारत अपने घरेलू उपभोग के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है और भारत पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है। भारत पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक है। बिल्कुल नवीनतम आंकड़े तो यही कहते हैं 2023 वाले, तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, कच्चे ईंधन का घरेलू उत्पादन
अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घरेलू मांग में बेहतरीन सुधार के कारण अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 में आयातित कच्चे तेल पर भारत की जो निर्भरता है वो पिछले वर्ष की समान अवधि के 85.3% से बढ़कर 87% हो गई है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। भारत में लगभग 250 मिलियन टन की वार्षिक शोधन क्षमता वाली प्रमुख रिफाइनरी है, जबकि यह कच्चे तेल के शीर्ष उपभोक्ता में से एक है और भारत की शोधन क्षमता इसकी घरेलू मांग से अधिक है, जिससे यह पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बन गया है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है पेंटानल वेटलैंड। पेंटानल आर्द्रभूमि के संदर्भ में विचार करेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है जो ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे के कुछ भागों में स्थित है। सघन उपयोगों के कारण इसके पतन का खतरा है, जो सामूहिक रूप से आर्द्रभूमि के दीर्घकालिक अस्तित्व को खतरे में डालता है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पेंटानल वेटलैंड्स। पेंटानल है या ग्रेट बैरियर है? देखिए, ग्रेट बैरियर वो कोरल रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पेंटानल आर्द्रभूमि ही है, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे के कुछ भाग में स्थित। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों इसमें करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। पेंटानल वेटलैंड विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और इसके अधिक सघन उपयोग के कारण यह पतन के जोखिमों का सामना कर रहा है। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और इस हेतु लिए गए निर्णय जो है सामूहिक रूप से आर्द्रभूमि के दीर्घकालिक अस्तित्व को खतरे में डालते हैं, जिसका अधिकतम भाग ब्राज़ील में स्थित है, लेकिन यह बोलीविया और पराग्वे में भी फैला हुआ है। तो दूसरा वाला करेक्ट, दोनों करेक्ट। हंगर स्टोन्स क्या होते हैं? हंगर स्टोन से आप क्या समझते हैं? स्टोन्स तो पत्थर ही होता है, लेकिन कौन सा पत्थर है इनमें? वो इन पत्थरों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने के लिए किया जाता था। हंगर स्टोन विशाल चट्टानें होती हैं जिनका उपयोग भूमध्य सागर में मछली पकड़ने वाले जालों को तोड़ने के लिए किया जाता है। जालों को तोलने के लिए किया था, तोलने। और ये वे पत्थर होते हैं जो अफ्रीकी जनजातियों द्वारा गर्मियों के मौसम में भोजन को पकाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और चौथा है, यह सूखे से प्रभावित जर्मन नदियों में पाए जाने वाले पत्थर हैं। देखिए, जर्मनी में हाल ही में पड़ गया था सूखा, नदियां सूख गई, पत्थर दिखने लगे, वही पत्थर हैं ये सूखे से प्रभावित जर्मन नदियों में पाए जाने वाले पत्थर हैं। तो हड़प्पा वाला हटा दीजिए, भूमध्य सागर में मछली पकड़ने वाले जाल को तोलने वाला हटा दीजिए, अफ्रीकी जनजातियों वाला हटा दीजिए, डी सही है। ये सूखे से प्रभावित जर्मन नदियों में पाए जाने वाले पत्थर हैं, हंगर स्टोन्स। ये इस तरह के आर्टिकल न्यूज़पेपर में रहते हैं और यूपीएससी प्रश्न कर लेती है। देखिए, हाल ही में यूरोप भयानक सूखे से ग्रस्त था, इसलिए वहाँ की नदियाँ सूख गईं और हंगर स्टोन तल के ऊपर उदित हुए। ये मध्य यूरोप में स्थित सामान्य हाइड्रोलॉजिकल मार्कर और प्री इंस्ट्रूमेंटल युग से संबंध रखते हैं, ये जो पत्थर हैं, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट होगा उसमें? डी वाला स्टेटमेंट। छठा प्रश्न है बम चक्रवात। चक्रवात कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात। यहाँ है बम चक्रवात। बम चक्रवात के संदर्भ में विचार करेंगे। बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है और इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। चक्रवातों में तो निम्न वायुदाब होता है ना केंद्र में, तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट ही है दूसरा। पहला वाला तो करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है और इनकरेक्ट ही अपने को ढूंढना है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और इसमें खराब मौसम और बर्फीले तूफान से लेकर तेज आंधी और भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं। बम चक्रवात को पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक हानि प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यह तब निर्मित हो सकता है जब ठंडी वायु राशियाँ गर्म वायु राशियों से टकराती हैं, जैसे कि गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु, और इस तेजी से मजबूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसे दुर्लभ मृदा तत्व माना जाता है? कौन कौन है इसमें दुर्लभ मृदा तत्व? यूरेनियम, लिथियम, स्कैंडियम, यट्रियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए 17 दुर्लभ मृदा धातुएं हैं। यूरोनियम यूरेनियम जो है वो दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है। लिथियम भी दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है। दुर्लभ मृदा तत्व अगर एग्जाम में आ गए तो बड़े ही क्लिष्ट वर्ड होते हैं, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे होंगे। जैसे कि स्कैंडियम, यट्रियम, ये दोनों जो हैं दुर्लभ मृदा तत्व हैं। तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया बी। देखिए दुर्लभ मृदा तत्व 17 धात्विक तत्वों का समूह है और इनमें जो है स्कैंडियम, यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथोनाइट शामिल हैं, जिनमें लैंथोनाइट्स के समान भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। अब यह हैं 17 दुर्लभ मृदा तत्व। सेरियम, डिस्प्रोसियम, एर्वियम, यूरोपियम, और क्या है गैडोलिनियम, होल्मियम, लेंथेनम, प्यूटेटियम, नियोडीमियम और प्रोजाडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, स्कैंडियम जो था एग्जाम्पल में, और था टेर्वियम, लुथियम और येटरवियम, और था येट्रियम, ये था। ठीक है, तो एक बार 2 बार इनको पढ़कर मतलब मुंह से बोलकर देख लीजिएगा। बाकी यूरेनियम, लिथियम उन सबको हटा दीजिएगा अगर प्रश्न पूछा जाए तो। ये क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे। पृथ्वी का घूमना, वायु का दबाव और वायु, समुद्र के पानी का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से कारक ऐसे हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? यानी ओशियन करंट जो होती हैं, करंट। देखिए पृथ्वी है टिल्टेड है ना, अपने अक्षांश पर झुकी हुई है थोड़ी सी और घूम रही है, मतलब खुद की भी तो गति है ना, पृथ्वी की एक खुद की गति है और एक घूम घूम कर सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो जो इसकी खुद की गति है ये कोरियोलिस बल के कारण होती है, पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूमना तो हो गया, पृथ्वी का घूमने के कारण होगा, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेगा। वायु का दबाव और वायु भी प्रभावित करेगी। समुद्र के पानी का घनत्व करेगा क्या? ये भी करेगा। पृथ्वी का परिक्रमण करेगा क्या? देखिए खुद तो घूम रही है, घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसका मतलब है नहीं, कोई ये नहीं करता है। तो 4 को हटा दीजिए, जो 4 है वो नहीं होगा। 1 2 3 बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक ये पूछ लेता है, जैसे कि घनत्व हो गया। महासागरों में तापमान और लवणता के कारण भिन्न घनत्व महासागरों में ऊर्ध्वाधर धाराओं के कारण होता है, तो प्रभावित हो गई धाराएं, करंट। वायु की बात करें तो समुद्र की सतह पर बहने वाली वायु जल को गति प्रदान करने के लिए उसे धक्का देती है। हवा और पानी की सतह के बीच घर्षण जल राशि की गति को प्रभावित करता है, तो हो गई धाराएं प्रभावित। गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो है जल राशि को नीचे खींचता है और ढाल भिन्नता पैदा करता है। तो कर दी डिस्टर्बेशन करंट, ओशियन करंट। कोरियोलिस बल, देखिए कोरियोलिस बल प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन का एक परिणाम है। ठीक है, अच्छा पृथ्वी घूमती है तब कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है और पानी के उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहने का कारण बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या क्या? धाराओं को प्रभावित करने वाली प्राथमिक बल और धाराओं को प्रभावित करने वाली द्वितीयक बल। ठीक है, बाले कर देते हैं, बाले ज़्यादा सही रहेगा। तो प्राथमिक बल कौन से हैं धाराओं को प्रभावित करने वाले? हवा हो गई यानी वायु, गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोरियोलिस बल हो गया और सौर ऊर्जा द्वारा हीटिंग यानी सौरताप। द्वितीयक बल कौन कौन से हैं? लवणता अंतर और तापमान अंतराल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, प्राथमिक द्वितीय करके पूछ ले तो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 3 स्टेटमेंट वाला है और बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है और पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया।
देखिए बचपन में आपने सुना होगा, स्कूल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है पहले तपता हुआ आग का गोला थी, ठीक है। और सत्य है वो बात, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं थी तो बिल्कुल बहुत टेम्परेचर था पृथ्वी का, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई है, ठीक है। और उस समय जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, नाम मात्र की ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, मीथेन थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी। और ये भी गैसें तब निकली जब ज्वालामुखी फूटने लगे, ठीक है, पृथ्वी पर। तो पहला वाला यहाँ सही है, दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी और यहाँ लिखा है कि नहीं थी दूसरे वाले स्टेटमेंट में। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तभी ऑक्सीजन आई। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 यानी सी है इसका आंसर। अभी पृथ्वी ऐसी है, आने वाले कुछ टाइम में हजारों सालों बाद ऐसी हो जाएगी फिर से। देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक द्विध्रुवीय चुंबक है जो पृथ्वी के घूर्णन की धुरी से 11 डिग्री पर झुका हुआ है। और चुंबकीय जो है उत्तरी ध्रुव उत्तरी कनाडा में एल्समेरे द्वीप पर एक बिंदु है, जबकि चुंबकीय दक्षिण ध्रुव जो है वो एडलेलैंड और विल्क्स लैंड के बीच अंटार्कटिका के तट पर है। प्राचीन चट्टानों में पाए जाने वाले चुंबकीय साक्ष्यों से पता चलता है कि पिछले 20 मिलियन वर्षों में चुंबकीय उत्तर और दक्षिण भाग लगभग प्रत्येक 2 लाख से 3 लाख वर्षों में पलट जाते हैं। इन प्रमुख उलटफेरों में पिछला उलटफेर कब हुआ था? 7,80,000 वर्ष पहले। हालांकि दोनों ध्रुव जो हैं बड़े फ्लिपों के बीच में ही घूमते हैं। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात आती है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जब 4.6 अरब वर्ष पहले गैसों और ठोस पदार्थों के एक गर्म मिश्रण से पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब इस पर लगभग कोई वातावरण ही नहीं था, ठीक है। इसकी सतह पिघली हुई थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, मुख्य रूप से ज्वालामुखियों से निकलने वाली जो गैसें हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते थे उस समय, कौन कौन सी गैसें निकली वातावरण में? हाइड्रोजन सल्फाइड निकली, मीथेन निकली, और आज के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, सांस के माध्यम से, श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से, उसकी मात्रा तो उस समय 10 से 200 गुना अधिक थी, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा तो नाम मात्र थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि 54% कार्बन ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो गलत है वो, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड थे, मीथेन थे और कार्बन डाइऑक्साइड थी। इस समय जो CO2 पाई जाती है वो 10 से 200 गुना तक अधिक थी उस समय CO2। और तीसरा स्टेटमेंट, लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले फोटोसिंथेटिक जीवों के विकास के कारण वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ने लगी, जो नाम मात्र की थी। ये जीव जो है महासागरीय साइनोबैक्टीरिया थे जो स्टार्टिंग में O2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ा रहे थे। समय के साथ वायवीय जीवों का भी विकास हुआ। तो तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है और पहला सही है। बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ये प्रश्न तो आपने देखा होगा टेस्ट सीरीज में पहले भी। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन तो हैं, दक्षिण पश्चिम बंगाल में भी मैंग्रोव वन है, दक्षिणी सौराष्ट्र में भी मैंग्रोव वन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मैंग्रोव वन है। दक्षिणी सौराष्ट्र में सदाबहार वन नहीं है तो सी हट जाएगा। और दक्षिण पश्चिम बंगाल में पर्णपाती वन है लेकिन सदाबहार नहीं है। और क्या हो गया, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में जो है मैंग्रोव वन है और जो है शुष्क सदाबहार हैं, शुष्क उष्णकटिबंधीय हैं।
इसलिए ये भी हट जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन भी हैं, सदाबहार वन भी हैं और पर्णपाती वन भी हैं, तो डी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन है और शुष्क सदाबहार हैं, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव हैं और सदाबहार हैं। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव हैं, सदाबहार हैं, लेकिन पर्णपाती नहीं है, इसलिए गलत है वो दूसरा। दक्षिणी सौराष्ट्र की बात करें तो मैंग्रोव है, इसमें शुष्क पर्णपाती है और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। सदाबहार नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय द्वीपों में मैंग्रोव वन है, सदाबहार वन है और पर्णपाती वनों का मिश्रण है, इसलिए डी सही हो गया। तो ज्योग्राफी के ये 10 प्रश्न थे, एक्सप्लेनेशन बड़ी थी, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। धन्यवाद।